तो हम लोग हैं मैम लैब्स के गिटहब पेज के ऊपर और आज हम अपना मैम लैब्स का सेकंड चैलेंज करने वाले हैं जो कि है हमारी लैब 1। अब अगर इसको मैं नीचे स्लाइड करूं तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ रिपोजिटरी। इसमें हम देखें तो लैब 1 हमारी ये रही, इसका नाम है बिगनर्स लक और ये एक इजी डिफिकल्टी का चैलेंज है। अगर मैं इसको पिछले वाले से कंपेयर करूं जो हमने पहला चैलेंज करा था सैंपल चैलेंज, उससे कंपेयर करें तो उसके हिसाब से काफ़ी अप लेवल है इसका और इसमें काफ़ी कुछ नया सीखने को मिलेगा। वो काफ़ी ज़्यादा बेसिक था, इसमें काफ़ी कुछ आपको नया सीखने को मिलने वाला। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अब इसको नीचे स्लाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारे को चैलेंज का डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पे चैलेंज की फाइल मिल जाएगी जो मेमोरी डंप फाइल है, इसको आप डाउनलोड कर लो अपने सिस्टम पे। अब इसका डिस्क्रिप्शन क्या कहता है ये देखते हैं। माई सिस्टर्स कंप्यूटर क्रैश्ड, वी वर वेरी फॉर्चुनेट टू रिकवर हिज मेमोरी डंप, योर जॉब इज टू गेट ऑल हर इंपॉर्टेंट फाइल्स फ्रॉम द सिस्टम, फ्रॉम वॉट वी रिमेंबर वी सडनली सॉ अ ब्लैक विंडो पॉप अप विद सम थिंग्स बीइंग एग्जीक्यूटेड। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे तो हमारे को काफी बड़ी हिंट दी गई है, ब्लैक विंडो पॉप अप विद सम थिंग्स बीइंग एग्जीक्यूटेड। अब आप समझ सकते हो यहाँ पे कोई चीज रन कर रही थी ब्लैक विंडो पे, वो आप विंडोज के हिसाब से समझ सकते हो कि क्या चीज होगी, वो CMD होगा। ठीक है, कंसोल किसी ने स्टार्ट करा होगा, कोई मालवेयर रन करा होगा बैकग्राउंड में, उसने CMD स्टार्ट करा जिससे सब कुछ क्रैश कर गया। ठीक है, व्हेन द क्रैश हैपेंड शी वाज ट्राइंग टू ड्रॉ समथिंग। अब यहाँ पे भी हमारे को एक हिंट दी गई है कि वो कुछ ड्रॉ करने की कोशिश कर रही थी। अब ड्राइंग एप्लीकेशन अगर हम विंडोज में बात करें तो कौन सी है, या तो फोटोशॉप यूज कर रही होगी, या MS पेंट, इसी टाइप की कोई कॉमन सी एप्लीकेशन ड्रॉ करने के लिए कुछ यूज कर रही होगी। दैट्स ऑल वी रिमेंबर फ्रॉम द टाइम ऑफ क्रैश। ठीक है, तो हमारे को दो बड़ी हिंट्स दी गई हैं। उसके अलावा यहाँ पे एक नोट दिया गया है, दिस चैलेंज इज कंपोज्ड ऑफ 3 फ्लैग्स। इस चैलेंज के अंदर 3 फ्लैग्स है, हमारे को 3 फ्लैग्स को ढूंढना है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे वॉलेटिलिटी के साथ। तो मैंने ऑलरेडी चैलेंज फाइल को अपने सिस्टम में डाउनलोड कर लिया है, मेमोरी डंप lab1.raw फाइल। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। तो वॉलेटिलिटी, फिर -F ऑप्शन फाइल को प्रोवाइड करने के लिए, फिर मेमोरी डंप देंगे अपना, और उसके बाद सबसे पहली चीज आपको पिछले चैलेंज से पता होगी, इमेज इन्फो, ताकि जो ये इमेज है, जो भी ये मेमोरी डंप है, इसकी इन्फॉर्मेशन निकाले, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, कौन सा वर्जन है, कौन सा आर्किटेक्चर है, जो आगे जो हम प्लगइन्स यूज करेंगे उनको हेल्प करेगा आगे चल के, उनको लिए जरूरी होता है स्पेसिफाई करना। तो इसके आउटपुट में हमारे को सजेस्टेड प्रोफाइल्स कौन कौन सी मिली है, विंडोज 7 सर्विस पैक वर्जन 1 64 बिट। ठीक है, विंडोज 7 सर्विस पैक 0 64 बिट, और उसके अलावा विंडोज सर्वर 2008। लेकिन हम सबसे पहली वाली से ही सेटिस्फाई हो जाएंगे, हम सबसे पहले इसको यूज करेंगे। अगर हमारे को लगता है कि सेटिस्फाइंग रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, कोई एरर आ रहा है, कोई दिक्कत है, रिजल्ट्स नहीं आ पा रहे, तब हम अपनी प्रोफाइल को चेंज करके सेकंड वाली पे, थर्ड वाली पे और सो ऑन कैरी करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम फर्स्ट वाली से स्टार्ट करेंगे। तो इतना कमांड हमारा सेम रहेगा, वॉलेटिलिटी -F, और उसके बाद अपनी मेमोरी डंप फाइल दे देंगे। उसका डैश प्रोफाइल हम यहाँ पे देंगे इक्वल्स टू जो प्रोफाइल हमने कॉपी करी थी, जो मिली थी, और उसके बाद यहाँ से आप अपने प्लगइन्स को देना शुरू कर सकते हैं, जो भी प्लगइन हमारे को यूज करना है इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए। तो सबसे पहले सबसे बेसिक आपको पता है, प्रोसेस की लिस्ट देना सबसे बढ़िया होता है कि प्रोसेस कौन कौन से चल रहे थे, उससे काफी ज्यादा आइडिया मिल जाता है कि क्या क्या हो रहा था उस सिस्टम पे, ताकि हम आगे उससे पॉइंट से कैरी ऑन कर पाएंगे। एक एक एप्लीकेशन को लेके जो एप्लीकेशन रन करी होगी उनके हम एन्यूमरेशन कर सकते हैं कि वो क्या क्या कर रहे थे। अब इसका जो आउटपुट आया उसमें आपको सबसे नीचे दिख जाएगा conhost.exe, जो कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन को रन करने के लिए चाहिए होता है। डंपिट है जो डंप करने के लिए, रैम को मेमोरी डंप में कन्वर्ट करने के लिए। सर्च प्रोटोकॉल हो गया। ठीक है, विनरार यहाँ पे आप देखोगे तो थोड़ी सस्पिशियस है कि विनरार है तो यानी कि कोई आर्काइव बेस्ड काम चल रहा था। ठीक है, या तो आर्काइव बनाई जा रही थी, ठीक है, या फिर आर्काइव खोली जा रही थी, कुछ भी कर रहे थे, तो विनरार को हम चेक कर सकते हैं आगे चल के। उसके अलावा सर्च फिल्टर होस्ट, सर्च प्रोटोकॉल, ये सारे विंडोज के हैं। फिर VBox डे, वर्चुअल बॉक्स, विंडोज एक्सप्लोरर रन कर रहा था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ऊपर करते हैं थोड़ा सा, तो आपको यहाँ पे MS पेंट भी दिख रहा होगा। ठीक है, MS पेंट रन हो रहा था, तो आप समझ सकते हो किस पे वो ड्रॉ कर रही थी, MS पेंट पे, जो कि हमारे को स्पेसिफिकली मेंशन करा गया था डिस्क्रिप्शन में, तो इस पे हमारे को जरूर ध्यान देना है। उसके ऊपर भी conhost है, उसके ऊपर CMD.exe, जिसके बारे में बात करी गई थी कि CMD रन हुआ था, उसके बाद सिस्टम क्रैश हुआ। तो CMD सबसे मेन चीज है, क्योंकि इसी ने सिस्टम को क्रैश करा, तो इस पे क्या रन कर रहा था, कौन सी कमांड्स रन करी गई, वो सब हम चेक करना शुरू करते हैं, जिससे हमारे को पता चलेगा कि क्या हो रहा था सिस्टम में उस समय। तो सेम कमांड रहेगा बिल्कुल, बस प्लगइन लग जाएगा इसके आगे। तो प्लगइन अगर हमारे को कमांड्स निकालने कौन कौन से उस सिस्टम पे कमांड्स रन हो रहे थे, तो कौन सा हो जाएगा, CMD स्कैन, जो हमने पहले वाली वीडियो में भी देखा था। एंटर मारते हैं इस पे। तो अगर इसका आउटपुट देखें तो यहाँ पे इसने एप्लीकेशन बता दी, 2 एप्लीकेशन थी, एक dumpit.exe और CMD.exe, जो कंसोल बेस्ड रन कर रही थी। ठीक है, इसमें कमांड कौन सा रन करा गया, ये कमांड रन करा गया, जो कि कोई नॉर्मल कमांड नहीं है, ये एक खुद से यूजर डिफाइंड कोई कमांड है, या तो ये कोई exe फाइल होगी, उसको रन करने के लिए उसका नाम लिखा गया था CMD पे। ठीक है, ये नाम की कोई फाइल होगी, या ये कोई कमांड होगा जो खुद से क्रिएट करा गया था। ठीक है, सिस्टम 32 या C विंडोज के अंदर कहीं पे इसका फाइल बना के रख दी होगी .exe फाइल, तो ये कमांड में हम यूज कर सकते हैं, यूजर डिफाइंड कमांड हो जाएगा। ठीक है,
तो ये यूज़ करा गया। अब इसका आउटपुट मैं दिखूंगा क्योंकि एक यूज़र डिफाइंड कमांड है, कोई सिस्टम से माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से पहले से नहीं आता, तो कुछ भी हो सकता है, कोई EXE हो सकती है, कोई मालवेयर का नाम हो सकता है, तो इसका आउटपुट इनपुट वो सब देखते हैं। सेम कमांड रहेगा, बस प्लगइन चेंज हो जाएगा, कॉन्सोल्स हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। कॉन्सोल से हमारे को पता चल जाएगा कि क्या आउटपुट आया था और क्या इनपुट दिया गया था इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को, जिससे हमारा काम हो जाएगा। अब कॉन्सोल्स का जो आउटपुट आया उसके हिसाब से हम ऊपर चलते हैं, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा ये कमांड रन करा गया था, स्टेज $1 करके जो भी कमांड है उसका ये आउटपुट आया था, एक बेस 64 एनकोडेड स्ट्रिंग, ठीक है। आपके सामने दिख रहा होगा बेस 64 कैसे होता है, लास्ट में इक्वल्स टू है, जब इक्वल्स टू या डबल इक्वल्स टू और इस फॉर्मेट में हो, ठीक है, तो आप देख के समझ सकते हो कि ये बेस 64 फॉर्मेट है। तो इसको कॉपी कर लेते हैं पूरे को, बेस 64 स्ट्रिंग को, और इसको डिकोड करके देखते हैं कि इसके अंदर क्या टेक्स्ट है। तो यहाँ पे मैं इको का यूज़ करूँगा, इको पेस्ट करेंगे अपनी स्ट्रिंग को, पाइप करेंगे इसको बेस 64-D में, एंटर मारते हैं, और यहाँ पे हमारा पहला फ्लैग हम लोगों को मिल गया है, फ्लैग दिस इज द फर्स्ट फ्लैग या फर्स्ट स्टेज, ठीक है, जो भी हमारा फर्स्ट फ्लैग है हमारे को वो मिल गया है। अब यहाँ से हमारा एक पॉइंट कैंसिल आउट हो जाता है क्योंकि यहाँ से अब आगे कुछ नहीं है, CMD में हमारे को जो भी मिलना था CMD स्कैन करके या CMD से रिलेटेड वो मिल गया है। अब हमारे पे दो चीज़ें और बची हैं जो हमने PS लिस्ट में देखा था, एक MS Paint और WinRAR एप्लीकेशन दोनों रन कर रही थी। अब मैं उन पॉइंट पे जाऊँगा, ये वाला पॉइंट खत्म हो गया, फर्स्ट फ्लैग मिल गया, इससे आगे कोई और पॉइंट कैरी ऑन करने के लिए है नहीं, ठीक है। तो वापस से हम PS लिस्ट वाला ही यूज़ करेंगे वॉलेटिलिटी में, तो वापस से मैं PS लिस्ट प्लगइन का यूज़ करूँगा जिससे मुझे प्रोसेसेस दिखे, ठीक है, MS Paint वाला। तो इसके आउटपुट में थोड़ा सा ऊपर स्लाइड करते हैं अगर हम, तो ये रहा MS Paint। अब MS Paint में मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है, इसकी में अगर जैसे CMD या कमांड प्रॉम्प्ट है तो उसमें तो आप समझ रहे कि मैं कमांड्स के आउटपुट देख सकता हूँ, इनपुट देख सकता हूँ, कौन से कमांड्स रन हुए वो देख सकता हूँ। अब MS Paint से रिलेटेड अगर मुझे कुछ डील करना है तो मैं इससे रिलेटेड में क्या काम कर सकता हूँ, आप कुछ सोच सकते हो। तो मैं क्या काम कर सकता हूँ, एक पूरे प्रोसेस की जो मेमोरी है ना, जैसे MS Paint मैंने बोल दिया, तो एक पूरे प्रोसेस की मेमोरी को मैं डंप कर सकता हूँ, ठीक है। किसी भी प्रोसेस की मेमोरी को आप वॉलेटिलिटी की मदद से डंप कर सकते हो। तो मैं MS Paint में उस समय क्या रन कर रहा था उसको डंप कर सकता हूँ और देन मैं उसको किसी इमेज एडिटर में ओपन कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये सबसे इजी तरीका, क्योंकि इसमें कोई इमेज ही बन रही होगी, कोई पेंट जो भी कर रहे हैं वो एक इमेज फॉर्मेट में होगा, तो उस इमेज को हम ओपन कर पाएंगे किसी इमेज सॉफ्टवेयर में, ठीक है, और देन उसके बाद हम उसको देख सकते हैं कि उसमें क्या ड्राइंग करी जा रही थी। तो हमारे को इस पूरे प्रोसेस की जो मेमोरी है उसको पूरा डंप करना पड़ेगा। उसके लिए क्या लगेगा, ये जो प्रोसेस है, किसी भी प्रोसेस, सिर्फ MS Paint नहीं, आप किसी भी प्रोसेस की पूरी मेमोरी को डंप कर सकते हो, लेकिन उस डंप को एनालाइज कैसे करना है वो तरीका आपको आना चाहिए। MS Paint का जो डंप है वो एक इमेज से रिलेटेड होगा, तो हमारे को इमेज सॉफ्टवेयर का यूज करके समझना पड़ेगा। ऐसी जिस भी एप्लीकेशन को आप डंप कर रहे हो उसका एनालिसिस भी करना आना चाहिए उस डंप का आपको। तो इसको कॉपी कर लेते हैं, इसकी प्रोसेस आईडी को। अब अगर आपको किसी प्रोसेस की मेमोरी डंप करनी हो तो उसके लिए कौन सा प्लगइन यूज करते हैं, बहुत सिंपल है, मेम डंप, नाम से समझ आ रहा है, मेमोरी डंप करता है। इसके साथ कुछ ऑप्शंस देने पड़ते हैं, -P ऑप्शन प्रोसेस आईडी के लिए जिसकी प्रोसेस को आपको डंप करना है। उसके अलावा यहाँ पे -D आएगा, कहाँ पे डंप करना है ये भी तो बताना पड़ेगा ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए मैं डॉट दे दूंगा, यानी करंट डायरेक्टरी। आप कोई स्पेसिफिक डायरेक्टरी बना सकते हो उसके लिए। तो मैं एंटर मारता हूँ, तो इसने थोड़ा सा टाइम लिया, थोड़ा सा टाइम जरूर लेगा ये डंप करने में, क्योंकि एक प्रोसेस की पूरी मेमोरी पहले से पूरी मेमोरी फाइल के अंदर ढूंढनी पड़ेगी कितनी इसी प्रोसेस की मेमोरी है, फिर उसको डंप करना है फाइल के अंदर लिखना। और एक प्रोसेस की काफ़ी बड़ी मेमोरी हो सकती है, और MS Paint जैसी कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन की और भी बड़ी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम LS करते हैं तो आपको दिख जाएगा यहाँ पे एक फाइल बन जाएगी 2424.dmp प्रोसेस ID और .dump के लिए TMP, ठीक है, ये बन गई। अब यहाँ पे सबसे पहले हम इसको कैसे एनालाइज कर सकते हैं, मैंने बताया कोई इमेज सॉफ्टवेयर के थ्रू। तो लिनक्स में सबसे फेमस इमेज सॉफ्टवेयर है GIMP, अगर आपको पता हो, वो एक तरह से सस्ता फोटोशॉप हो गया, ठीक है। जैसे विंडोज में फोटोशॉप आता है, लिनक्स का भी अपना आता है, ठीक है, GNU का अपना आता है, GNU का, जिसे हम कहते हैं GIMP, जो कि उसी टाइप की फोटो एडिटिंग कर सकता है, तो हम इसमें ओपन कर सकते हैं। अब एक चीज आपको याद रखनी है, जब आप इस सॉफ्टवेयर में इस फाइल को ओपन करोगे तो कुछ चीज आपको ध्यान रखनी। अब आपने ये पूरे प्रोसेस का डेटा डंप करा है ना, अब आप सोचो MS Paint के अंदर क्या सिर्फ एक इमेज का ही डेटा होगा जो वो बना रही थी, नहीं। MS Paint एक बहुत कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन है, उसके अंदर अपना भी बहुत सारा डेटा होगा कि कर्सर की लोकेशन क्या थी, स्टेटस बार पे उस समय क्या दिख रहा था, उस डेटा के अंदर स्टोर होगा। तो पूरे MS Paint का आप सोचो, पूरे MS Paint का जितना भी डेटा था उस समय का, वो करंट डेटा आपने डंप करा है, तो उसके अंदर इमेज भी होगी, लेकिन इमेज उसका एक छोटा सा पार्ट है, बाकी भी बहुत सारा जंक डेटा होगा जिससे हमारा कोई मतलब नहीं है। तो आपकी जो इमेज है ना, आपको बहुत ध्यान लगा के उसको ढूंढना पड़ेगा इतने बड़े डेटा के अंदर यूजिंग दैट सॉफ्टवेयर GIMP, ठीक है। अब सबसे पहले अगर आप GIMP में इसको खोलने की कोशिश करोगे नहीं खुलेगा, क्योंकि उसका एक्सटेंशन सेट होता है GIMP में। GIMP एक इमेज सॉफ्टवेयर, आपको पता है कि PNG JPG कुछ
कॉमन फॉर्मेट्स होते हैं। तो अगर आपको किसी टाइप का रॉ डेटा देना है उसको, ठीक है, जैसे ये रॉ डेटा है, मतलब इसमें कोई भी ऐसा नहीं कि हमने स्पेसिफिक PNG डेटा दिया है, कुछ दिया है, इसके अंदर रॉ डेटा है, कुछ भी ऑर्गेनाइज्ड मैनर में नहीं है बिल्कुल, है ना। तो इसका जो एक्सटेंशन होगा वो डॉट डेटा ही होगा, वो समझ जाएगा आप रॉ डेटा फाइल दे रहे हो, उसमें से फिर हम ढूंढ के निकालेंगे कि हमारी वाली इमेज कौन सी है। तो मैं यहाँ पे क्या काम करूंगा, मैं इसको सबसे पहले मूव करूंगा, यानी कि रीनेम करूंगा, ठीक है। इसको रीनेम करके हम क्या कर देते हैं, इसको यहाँ पे इसको रीनेम करके कर देते हैं डेटा ही कर देते हैं यहाँ पे। उसके बाद एंटर मारते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं गिम्प के अंदर इसको खोलूंगा तो मैं लिखूंगा गिम्प, आप इंस्टॉल कर लेना अगर आप में नहीं है एप्ट इंस्टॉल गिम्प। उसके बाद यहाँ पे फाइल दे देंगे 2424, एंटर मारते हैं। तो यहाँ पे जो गिम्प है वो खुल गया, आपको दिख रहा होगा लोड इमेज फ्रॉम रॉ डेटा, यहाँ पे गिम्प खुल गया हमारा, ठीक है। अब गिम्प के अंदर आपको यहाँ पे क्या होगा, इसको सेट करना पड़ेगा। अभी ये देख रहे हो, ये इमेज जो बनी हुई दिखा रहा है उस डेटा के बेस पे, जो डेटा फाइल हमने प्रोवाइड करी है उसके बेस पे ये बिल्कुल जिब्रिश है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा जंक डेटा है जो कि किसी इमेज को फॉर्म नहीं कर पाएगा। तो इसकी हमारे को कैसे मिलेगा, इसके अंदर कहीं पे इमेज है, इसी डेटा के अंदर कहीं पे एक इमेज है, तो वो आपको यहाँ पे ये जो ऑफसेट है, विथ है, हाइट है, इनको बिल्कुल मतलब हिट एंड ट्रायल मेथड से ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। तो वो मैंने ढूंढ रखा है, ठीक है। मैंने क्या ढूंढा हुआ है, मेरे को भी नहीं मिला था, बहुत ट्राई करना, मतलब आपको घंटों बैठना पड़ेगा, क्योंकि अभी आपको मैं वैल्यूज दिखाऊंगा तो आप सोच भी नहीं सकते कि इतनी खतरनाक वैल्यू को ढूंढना है कैसे, है ना। तो मेरे को भी राइटअप की हेल्प लेनी पड़ी इसको ढूंढने के लिए। एक राइटअप के लिए पता नहीं उस बंदे ने कितने मतलब घंटे लगाए होंगे इसको ढूंढने में, या ऐसा भी हो सकता है ये स्पेसिफिक वैल्यू हर फाइल के लिए, MS पेंट की हर डंप के लिए शायद यही होगा वैल्यू, शायद ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे को क्या लिखना पड़ेगा, सबसे पहले जो इमेज टाइप है ना, इसको RGB अल्फा कर लेते हैं, इसमें थोड़ा सा दिखने में अच्छा हो जाएगा, ठीक है। जो विजिबिलिटी है हमारी बढ़ जाएगी थोड़ा इमेज को देखने के लिए। उसके बाद ऑफसेट की जो वैल्यू है, आप यहाँ पे स्लाइडर बढ़ा के कम ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है। तो जो इसकी ऑफसेट की वैल्यू रखनी है वो रखनी है 6774541, ठीक है। देख रहे हो कितनी बड़ी वैल्यू, आपको स्लाइडर को ऐसे ला ला के ढूंढना पड़ता है कि इसकी वैल्यू क्या रखनी है। उसके अलावा यहाँ पे आपको विड्थ की वैल्यू रखनी है 1230, और हाइट की जो वैल्यू है वो यहाँ पे रहेगी, आपको दिखने लग गया होगा थोड़ा थोड़ा सा, एक इमेज सी बन रही है फ्लैग सा टाइप का, 10000, ये आपको रखना है, तब आपको कुछ ढंग से यहाँ पे दिखने को लगेगा, ठीक है। अब इसको ओपन कर लेते हैं, यहाँ पे क्लिक करके इसको ओपन करते हैं तो ये यहाँ पे आपको जो फ्लैग सा बना हुआ दिख रहा होगा, स्पेसिफिक आपको दिख रहा होगा, इंग्लिश का कुछ बना हुआ है, वो यहाँ पे आपको दिखने लग जाएगा। अब इसको थोड़ा जूम करना पड़ेगा हमारे को, अपना चीज़ को ढूंढना पड़ेगा इसके अंदर। तो आपको ये दिख रहा होगा स्टार्टिंग में, ये सबसे ऊपर आपको यहाँ पे ये दिख रहा होगा, और यहाँ पे कुछ लिखा हुआ तो है लेकिन ये उल्टा है, अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो ये उल्टा लिखा हुआ है। तो मैं क्या काम करूंगा, यहाँ व्यू पे जाऊंगा, तो व्यू खुलने के बाद ना हम चलते हैं यहाँ पे रोटेट पे, इसको रोटेट कर लेते हैं 180 डिग्री पे, तो हमारा काम हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आएगा फ्लिप वर्टिकली, दिख रहा है फ्लिप वर्टिकली, वही हो गया, रोटेट 180 डिग्री वाला ही हो गया। तो इसको पूरा फ्लिप कर लेते हैं इमेज को, तो अब आपको दिखने लग जाएगा, ये बन रहा है फ्लैग गुड बॉय गुड गर्ल, ये फ्लैग हमारा बना है, फ्लैग गुड बॉय गुड गर्ल, ये हमारा सेकंड फ्लैग हम लोगों को मिल गया है, ठीक है। इसमें हमने थोड़ा बहुत इमेज फॉरेंसिक्स भी थोड़ा बहुत कह सकते हो कि अगर MS पेंट का डेटा डंप हो तो कैसे करा, ठीक है, वो करा है गिम्प की मदद से, ठीक है। और उसके अलावा भी हमने यहाँ पे पूरा MS पेंट का डेटा वगैरह निकालना, तो वो आपने सीखा कैसे हम मेमोरी डंप कर सकते हैं, मतलब मेमोरी के अंदर भी किसी प्रोसेस का डेटा कैसे डंप करा जा सकता है। अब इसको बंद करते हैं और अपने थर्ड फ्लैग की तरफ चलते हैं हम लोग। अब थर्ड फ्लैग के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारे पे क्या पाथ बचा है, एक ही पाथ बचा है, WinRAR एप्लीकेशन, है ना। WinRAR हमने देखा था, WinRAR रन हो रही है, तो WinRAR एप्लीकेशन रन हो रही है। अब यहाँ पे हम क्या प्लगइन यूज कर सकते हैं कि हम WinRAR की चीजें निकाल पाए कि वो किसके साथ डील कर रही थी, कौन सी फाइल के साथ डील कर रही थी। अब अगर मैं आपसे बात करूं ना, देखो दो तरह के इंटरफेसेस होते हैं, एक होता है ग्राफिकल इंटरफेस, एक होता है कमांड लाइन इंटरफेस, ठीक है। अब ग्राफिकल इंटरफेस क्या होता है, यूजर को इंटरेक्शन इजी करने के लिए होता है, लेकिन बैकएंड में वो भी कमांड लाइन इंटरफेस का यूज ले रहा है। अगर सोचा जाए तो पहले के क्या होता था, पहले आपको पता होगा DOS ऑपरेटिंग सिस्टम आता था। DOS ऑपरेटिंग सिस्टम में सिर्फ हमारे पे कमांड्स होते थे, उसके थ्रू हम पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेट करते थे, नॉर्मल यूजर भी। देन उसके बाद फिर विस्टा वगैरह आए जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो ग्राफिकल हो गए काफी ज्यादा, है ना। तो वहां पे क्या हुआ, वो ग्राफिकल भी बैकएंड में ले तो यूज कमांड्स का ही लेते ना। वो क्या काम करते थे, जब आप किसी एप्लीकेशन को ओपन करते थे, मान लो आपने WinRAR में किसी फाइल को सेलेक्ट करा, तो बैकएंड में रन हो रहा है WinRAR.exe, और वो फाइल का नेम उसके आर्ग्यूमेंट्स में जा रहा है और वो WinRAR उसको एक्सट्रैक्ट करके आपको दे रहा है। तो बैकएंड में सब कुछ CLI होता है, कमांड्स के बेस पे चलता है। तो मैं क्या काम करूंगा, मैं एक प्लगइन लगाऊंगा CMD लाइन। ये प्लगइन क्या काम करता है, जो भी प्रोसेसेस रन कर रहे थे ना, उनको क्या क्या आर्ग्यूमेंट सप्लाई करे गए, ठीक है, जब वो रन हुए इन कमांड लाइन फॉर्मेट, तो उनको क्या क्या आर्ग्यूमेंट सप्लाई करेगा, हर प्रोसेस का दिखाएगा, जितने प्रोसेस रन कर रहे हैं ना सबके आर्ग्यूमेंट से दिखाएगा। इसको कमांड प्रॉम्प्ट से सिर्फ कंफ्यूज मत करना, जितने भी प्रोसेसेस रन कर रहे हैं उनके साथ क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स उनको सप्लाई करेगा रन करते हुए, वो हमारे को दिखाता है। तो इसको एंटर मारते हैं,
तो ये WinRAR का भी हमारे को दिखा देगा कि WinRAR को क्या आर्ग्यूमेंट दिया गया, कौन सी फाइल दी गई, वो हमारे को दिखाएगा। अब जो इसका आउटपुट आएगा, ऑफ कोर्स आप समझिए कि हर प्रोसेस से रिलेटेड चीजें दिखा रहा है, तो काफी बड़ा आउटपुट आएगा। हर प्रोसेस जितने भी रन कर रहे थे ना प्रोसेस, आप देख रहे हो PID जिसका भी दिया उसके आगे लिखा है कि उनको क्या आर्ग्यूमेंट सप्लाई करेगा, हर किसी का दिखा रहा है। जैसे डंपिट को कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है तो इसके आगे कुछ नहीं लिखा है, तो यहाँ पे जिसके साथ भी जो आर्ग्यूमेंट दिया गया वो आ गया। तो अब हमारा WinRAR भी आपको यहाँ दिख जाएगा, WinRAR एप्लीकेशन, और उसको क्या आर्ग्यूमेंट दिया गया, उसको ये आर्ग्यूमेंट एक RAR फाइल दी गई, ठीक है, उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए दी गई होगी ये RAR फाइल। सी के अंदर यूजर्स के अंदर एलिसा सिम्पसन के अंदर डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट डॉट RAR फाइल इसको दी गई, जिसको है एक्सट्रैक्ट करना। अब नाम से समझ आ रहा है इंपॉर्टेंट डॉट RAR। तो अब हम चाहते हैं कि ये जो इंपॉर्टेंट डॉट RAR फाइल है ये हमारे पास आ जाए, ठीक है, हम इसको देख पाएं, इसके अंदर क्या कंटेंट था, ठीक है, वो सब चीज़ें हमारे को करनी है। तो यहाँ से स्टार्ट होता है कि मेमोरी डंप के अंदर से स्पेसिफिक अगर किसी फाइल को निकालना हो तो कैसे निकाल सकते हैं, ये हमारे को पता होना चाहिए, ठीक है। तो अब वो काम को स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या काम करना है, उसके लिए आपको एक प्लगइन यूज करना होता है फाइल स्कैन। ये क्या काम करेगा ना, इस पूरे मेमोरी डंप को स्कैन करेगा, पूरे मेमोरी डंप के अंदर जो भी इसको फाइल्स मिलती हैं, इसके अंदर जो भी फाइल्स मिल रही हैं, ठीक है। अब ये याद रखना, इसको कंफ्यूजन मत करना अपनी हार्ड डिस्क या SSD के साथ। ये याद रखना मेमोरी डंप हमेशा रैम होता है। रैम में सिर्फ वो वाली फाइल होती है जो अभी यूज करी जा रही थी या अभी रिसेंटली यूज करी गई थी, तो वो कैश में पड़ी होती है। तो ये उन सारी फाइल्स को कैश से निकाल रहा है, तो ये पूरे रैम के कैश को सर्च करेगा उस समय, ठीक है, सर्च करेगा, उसके अंदर जो जो फाइल्स इसको मिलेगी वो सारी यहाँ पे डंप करेगा। अभी ये बहुत बड़ी लिस्ट देगा क्योंकि रैम के अंदर एक टाइम पे बहुत सारी फाइल्स होंगी, वो सारी कैश में पड़ी रहती हैं, जो प्रीवियसली यूज हुई थी, फ्रीक्वेंटली यूज वाली फाइल्स जो यूज हो रही थी, ठीक है, तो वो सारी फाइल्स उसके कैश में पड़ी रहती है। तो हमारे को यहाँ पे सिर्फ कौन सी फाइल चाहिए, हमारे को अपने वाली चाहिए, तो मैं उसको ग्रैब करूंगा। तो ग्रैब -i लगाएंगे ताकि जो केस है वो इनसेंसिटिव हो जाए, केस ज़्यादा सेंसिटिव नहीं रहा है, मतलब इंपॉर्टेंट डॉट RAR फाइल कैपिटल में है, स्मॉल केस में है, फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ आ जाएगा इंपॉर्टेंट डॉट RAR फाइल, इसको सर्च करो। तो ये फाइल स्कैन प्लगइन जितनी भी मेमोरी डंप के अंदर फाइल्स होंगी सबके नाम निकालेगा, और ग्रैब क्या काम करेगा, इंपॉर्टेंट डॉट RAR फाइल हमारे को निकाल के देगा कि उसकी लोकेशन, करंट लोकेशन क्या है उसकी, वो हमारे को निकाल के देगा ग्रैब खाली। तो इसका अगर हम आउटपुट देखें तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ये यहाँ पे इसको मिला है। अब ये सेम फाइल इसको 3 बार मिली है, क्योंकि ये 3 बार भी हो सकती है कैश में स्टोर कैसे हो रही है, डिपेंड करता है। जैसे अगर आप सोचोगे एक ही फाइल कई बार 2 लोकेशन पे भी हमारे को दिखाई जाती है। एक होता है फ्रीक्वेंटली यूज्ड, विंडोज में आप देखोगे होम पे क्लिक करोगे तो फ्रीक्वेंटली यूज में सेम फाइल दिखाई जाएगी, और वही फाइल कहीं और जो उसकी ओरिजिनल लोकेशन होगी वहां पे भी होगी। अगर आपने उसका कहीं शॉर्टकट बना रखा है तो वहां पे भी वो फाइल दिखाई जाएगी। तो एक ही फाइल की मल्टीपल लोकेशंस भी हो सकती है ना। तो यहाँ पे भी हमारे को मल्टीपल लोकेशंस दिखाई जा रही है। अब आप देखोगे तो यहाँ पे लोकेशन की मैं बात कर रहा था, तो मैं इस लोकेशन की बात नहीं कर रहा हूँ। मेमोरी डंप में उसकी ये लोकेशन, ये तो उसका पाथ था हार्ड डिस्क के अंदर, ठीक है, हार्ड डिस्क के अंदर ये उसका पाथ था, लेकिन हमारे पे हार्ड डिस्क अवेलेबल नहीं है, हम पे सिर्फ ये मेमोरी डंप है। तो इस मेमोरी डंप में उसकी कहाँ लोकेशन है, वो इस एड्रेस से आता है। ये उसका एड्रेस है, मेमोरी डंप के अंदर ये फाइल कहाँ रखी है, इसका डेटा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, स्टार्टिंग एड्रेस होता है कि इसका डेटा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, उसका एड्रेस ये है। तो हम इसको कॉपी कर लेंगे और इस एड्रेस से हम डंप कर देंगे उस फाइल को, और ये ऑटोमेटिकली पहचान लेता है कि उस फाइल की एंडिंग कहाँ है और वहां तक का डेटा हमारे को डंप करके दे देगा। तो इसको कॉपी कर लेते हैं। अब अभी तक आपने देखा था कैसे हम किसी प्रोसेस की मेमोरी को डंप कर सकते हैं। अब स्पेसिफिक अगर हमारे को किसी एड्रेस की मेमोरी को डंप करना, अब हमारे पे एक फाइल का एड्रेस है, उसकी मेमोरी को अगर हमारे को डंप करना हो तो उसके लिए प्लगइन यूज होता है डंप फाइल्स। बहुत सिंपल, नाम से समझ आ रहा है, डंप फाइल्स। इसके साथ हमारे को ऑप्शन देना पड़ता है -Q का एड्रेस देने के लिए। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, वो एड्रेस आ जाएगा, यहाँ पे पेस्ट करते हैं, और उसके बाद कहाँ पे डंप करना है ये भी आपको बताना पड़ता है। वही सेम जैसे आपने मेम डंप में बताया था कौन सी डायरेक्टरी में डंप करना है। अब इसके लिए आप स्पेसिफिक डायरेक्टरी बना सकते हो या डॉट दे करंट डायरेक्टरी में भी डंप कर सकते हो। एंटर मारते हैं, करंट डायरेक्टरी में मैं इसको डंप कर देता हूँ। अब अगर इसका आउटपुट देखोगे तो बहुत सिंपल, इसने बता दिया कि ये डंप कर दिया। ls करोगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगी आपकी वाली फाइल नन, उसके बाद ये जो एड्रेस होगा उसका डेट नाम से आ जाएगी, डेटा वाली, ठीक है, इसका एक्सटेंशन डेट से। अगर आप इसका फाइल टाइप चेक करोगे फाइल नन, तो आपको दिख जाएगा ये RAR आर्काइव टाइप है। तो मैं क्या काम करूंगा, इसको रीनेम कर दूंगा, मूव फाइल टू फाइल डॉट RAR या इंपॉर्टेंट डॉट RAR, जो भी आपको नाम रखना है उस नाम से आप इसको मूव करके रीनेम कर सकते हो। ls करेंगे तो अब हमारे पे आ गई फाइल डॉट RAR फाइल, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट काम क्या काम करूंगा, मैं इसको ऑफकोर्स एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करूंगा। तो unrar, ठीक है, unrar अगर नहीं होगा तो आप कर सकते हो यहाँ पे apt install unrar, उसके बाद ई ऑप्शन देते हैं एक्सट्रैक्ट करने के लिए और फाइल डॉट RAR, एंटर मांगते हैं। अब ये हमारे से इसका पासवर्ड मांग रहा है और flag3.png, यानी कि flag3 हमारे को इसी को एक्सट्रैक्ट करने मिलेगा, एक PNG फाइल, एक फाइल के अंदर होगा इमेज फाइल, ठीक है। तो यहाँ पे इससे पासवर्ड मांग रहा है जो कि हमारे पे नहीं है, लेकिन उससे ऊपर एक हिंट दी गई है, पासवर्ड इज NTLM हैश इन अपर केस ऑफ एलिसाज अकाउंट पासवर्ड,
ठीक है। तो वो है यहाँ पे हमारा एलिसास का अकाउंट पासवर्ड इन अपर केस हमारे को देना पड़ेगा। तो अब उसके लिए हम कैसे निकाल सकते हैं हैश, आपको पता है हमने पिछली बार भी निकाला था हैश डंप प्लगइन के साथ। तो इसको कंट्रोल सी करते हैं यहाँ पे। तो अब हम प्लगइन में लिख देंगे हैश डंप, जिससे हमारा जो हैश है वो डंप हो जाएंगे सारे, ठीक है, जितने भी यूजर्स हैं। तो हमारे को जो एलिसा का हैश है वो अपर केस में हमारे को चाहिए। तो एलिसा का जो हैश है वो हमारे को मिल गया, ये वाला हैश होता है, ठीक है, NTLM वाला जो ये वाला हैश है, इसको कॉपी कर लेंगे। अब ये अपर केस में, इसका अपर केस करोगे तो वो हमारा पासवर्ड है, ठीक है। तो इसको अपर केस में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मैं साइबर शेफ में आ गया हूँ, मैं यहाँ पे पेस्ट करूंगा अपने हैश को, यहाँ पे जाके सर्च करूंगा अपर केस, 2 अपर केस आ जाएगा यहाँ पे, आपको दिख जाएगा 2 अपर केस। यहाँ पे करते हैं और ये सारा अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको कॉपी कर लेते हैं पूरे को, वापस आते हैं अपने टर्मिनल पे और यहाँ पे हम क्या काम करेंगे, unrar e और उसके बाद यहाँ पे अपनी फाइल दे देंगे और उसके बाद यहाँ पे हम एंटर मार के और इसको पेस्ट कर देंगे जो हमने कॉपी करा है। एंटर मारते हैं extracted flag3.png। अब इसको ओपन कर लेते हैं, eog flag3.png, एंटर मारते हैं और मैंने यहाँ पे गलती से eof लिख दिया है, तो यस कर लेते हैं इसको। एंड हमारे को अपना फाइनल एंड थर्ड फ्लैग मिल गया है, फ्लैग वेल थर्ड स्टेज वॉज ईजी, ठीक है। तो आई होप आपको इसमें तो मेरे ख्याल से काफ़ी कुछ नया सीखने को मिला होगा एज़ कम्पेयर टू पिछले लेवल, और इसमें आपको काफ़ी इंटरेस्ट भी आया होगा क्योंकि इसमें मेमोरी डंप कैसे करते हैं किसी प्रोसेस का, फाइल डंप है ना, गिम्प का कैसे यूज़ ले सकते हैं हम, तो काफ़ी चीज़ें आपको नई सीखने को मिली होगी। तो अगर आपको मेम लैब्स की लेवल 1 पसंद आई हो, आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, सो प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू एंड गुड बाय।